So let's start lecture number 2, which covers up the pages from 4 to 6 of NCERT, and the chapter name is फिजिकल वर्ड. तो हम लोगों ने ये लेटेस्ट सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर हमारा था पहला लेक्चर फिजिकल वर्ड के ऊपर. वी हैव सीन पेजेस नंबर 1 to 3. उसके अंदर हमने पढ़ा था व्हाट इज़ फिज़िक्स एंड द स्कोप ऑफ फिज़िक्स देखा था हमने, ठीक है. और व्हाट इज़ फिज़िक्स में वी हैव सीन जस्ट अ सेकेंड. So in the last lecture we have seen the introduction of what is physics, why physics is required, ठीक है. And then from there we have built up what is the scientific method, and then how is the theory and observation and theory and experimentation plays an interplay role in the development of physics. Then we have seen the linkages between physics, chemistry and biology, and then we have seen what are the principal thrusts right now going on in physics, which is the unification and the reductionism. Then we have seen yesterday the scope of physics. We have covered up के जो भी टेरेस्ट्रियल और लेबोरेटरी वाला जो भी हमारा फिज़िक्स होता है एट दिस लेवल, वी से इट्स अ क्लासिकल लेवल एंड इट्स अ मैक्रो फिज़िक्स, and we have seen what we are going to study in that. And in the last we have seen the micro physics, क्योंकि जो माइक्रो लेवल पे एटॉमिक और न्यूक्लियर लेवल पे फिजिक्स गॉट चेंज, सो दैट्स वाई वी हैव टू बिल्ड अप न्यू सेट ऑफ लॉज विच वी कॉल क्वांटम फिजिक्स एंड द क्वांटम लॉज. आज का लेक्चर जो होगा हमारा, so today's lecture will further a discussion on our physical word. जैसे कि मैंने बताया था, आई हैव ऑलरेडी गिवन द डिस्क्लेमर कि इस चैप्टर में एक एक वर्ड के ऊपर यू कैन हैव वन लेक्चर बिकॉज साइंटिफिक प्रिंसिपल्स दे रखे हैं एंड देर आर डिफरेंट कंट्रीब्यूशन डिस्कवरीज दे रखी हैं ऑन विच यू कैन बिल्ड अप अ वन लेक्चर ऑन दैट इफ़ यू वांटेड टू नो इन डिटेल. बट वी आर जस्ट कवरिंग अ शैलो डाइव हेयर. हम बहुत ऊपर की चीज़ें देखेंगे. सो आज का जो हमारा लेक्चर होगा उसके अंदर भी हमारे को एक टेबल दे रखी है एनसीईआरटी में, वेयर द मेजर कंट्रीब्यूशन डिस्कवरीज बिन गिवन. सो इन दैट वी आर जस्ट गोइंग टू कवर कि वो है क्या है और उसका क्या सिग्निफिकेंस है, बस इतना कवर अप करेंगे. वी आर नॉट गोइंग टू गो इनटू द डीप वाई कि वाई इट इज़ हैपनिंग, ठीक है. वी आर नॉट गोइंग टू डीप इनटू इट. और यहाँ पे भी एक एक वर्ड जो है इट इज़ लाइक अ कंप्लीट फिजिक्स, लाइक क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, दोज सेट ऑफ वर्ड्स इज बिन गिवन. इट इज़ रियली डिफिकल्ट टू do a shallow dive into it, but we'll just try to understand at a very nascent level कि है क्या और क्या significance है. will not go deep into it, ठीक है. सो आज के लेक्चर में थोड़ा बहुत हमारा कुछ एक ऐसी चीज़ें होंगी विच इज़ a bit difficult to understand, which is because जितने भी मेजर कंट्रीब्यूशन और डिस्कवरी जो हम आज के लेक्चर में देखेंगे तो इट कंप्राइजेज ऑफ लॉट ऑफ मॉडर्न फिजिक्स लाइक द क्वांटम स्टैटिस्टिक्स एंड ऑल, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट एंड ऑल. सो हम लोग उसको बिल्कुल एक बर्ड्स आई व्यू से टच करते हुए चलेंगे, ठीक है. तो लेट्स स्टार्ट. हम लोग पहले पढ़ते हैं आज के लेक्चर में व्हाट इज़ एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स, ठीक है. विल सी के हाउ द फिज़िक्स, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर फिज़िक्स ग्रोथ एंड वाई, क्यों लोगों को किक मिलती है टू स्टडी द फिज़िक्स. सो व्हाट इज़ द एक्साइटमेंट इन फिज़िक्स. देन हम देखेंगे ये दो टर्म काफ़ी यूज़ होती है हमारी, हाइपोथेसिस एंड एक्सियम, क्योंकि हमारे जो लॉज होते हैं दैट इधर जो लॉज बनते हैं उसमें एक तो एक इमेजिनेटिव गेस होता है एक स्टार्टिंग में, ठीक है. उसको मतलब एज ए ट्रुथ नहीं माना जाता, बट यू विल डू एन एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई टू प्रूव दोज पॉइंट्स. So that is what we call a hypothesis. and axiom देखेंगे. axiom is something which is like कि 100% है ये भाई, इसके अलावा you cannot answer the observation. तो और इसके देखेंगे हम लोग एग्जाम्पल के साथ, ठीक है. फिर हम देखेंगे फिजिक्स, हाउ फिजिक्स इज हेल्पिंग द टेक्नोलॉजी एंड हाउ टेक्नोलॉजी इज हेल्पिंग द सोसाइटी, एंड सोसाइटी एट सर्टेन पॉइंट ऑफ दिस एट सर्टेन पॉइंट एक्सप्लॉइट टेक्नोलॉजी सो मच कि अब सोसाइटी में देयर इज अ क्राइसिस कमिंग इन एंड वी आर बिल्डिंग अप न्यू टेक्नोलॉजी टू काउंटर दोज क्राइसिस. सो न्यू फिजिक्स डेवलप होती है. सो दैट इज़ हाउ द साइकिल ऑफ फिजिक्स, टेक्नोलॉजी, सोसाइटी, एंड सोसाइटी पुशेस टू डेवलप न्यू सेट ऑफ फिजिक्स, ठीक है. सोसाइटी पुश करती है बिकॉज सोसाइटी में क्राइसिस आता है, एंड सोसाइटी पुश टू डेवलप न्यू फिजिक्स, न्यू टेक्नोलॉजी, सो दैट वो क्राइसिस को हैंडल किया जाए. सो दैट रिलेशनशिप वी आर गोइंग टू सी. एंड द लास्ट हम लोग देखेंगे मेजर कंट्रीब्यूशन डिस्कवरीज. ये एक टेबल है हमारी एनसीईआरटी में. सो वी आर ट्राइंग टू कवर अप ऑल दोस टेक्नोलॉजीज और ऑल दोस कंट्रीब्यूशन और डिस्कवरी हम लोग थोड़ा देखेंगे, ठीक है. सो लेट अस बिगिन. एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स. तो इस एक्साइटमेंट ऑफ फिज़िक्स में यहाँ पे इट्स बिन गिवन दिस पार्ट, इट्स बिन गिवन इस पार्ट में दे रखा है कि लोगों को क्या एक्साइट करता है फिज़िक्स में, हाउ दे गेट द
किक कि क्यों पढ़ना चाहते हैं, और सेकेंड थिंग इज़ व्हाट लेड टू द फिनोमिनल प्रोग्रेस ऑफ फिजिक्स, ठीक है, क्या क्या फैक्टर रहे थे जिसकी वजह से फिजिक्स में फिनोमिनल प्रोग्रेस हुई। पहले हम देखते हैं what led the people to excite in the physics। so फिजिक्स की जो एक्साइटमेंट होती है वो सबसे पहले आती है यूनिवर्सैलिटी से, ठीक है। सो यूनिवर्सैलिटी का मतलब है कि फिजिक्स में जो भी फिनोमिना आपको दिख रहे हैं उसके पीछे जो है सिंगल फिनोमिना होता है, ठीक है, कि हमारे सामने मल्टीपल छितरी हुई चीज़ें, मतलब स्कैटर्ड चीज़ें, बहुत सारी फिनोमिनाज दिखेंगे आपको, बट उसके पीछे जो बिहाइंड फिजिक्स होगी ना, उसके पीछे एक या दो यूनिवर्सल लॉज होंगे, जैसे कि हमने ऑलरेडी देखा था न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, जो एप्पल के गिरने का मोशन, सैटेलाइट्स का मोशन, मून्स का मोशन, टाइड्स का मोशन, दीज ऑल कवर्ड अप बाय न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन एंड न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन विच वी यूनिफाइड, ठीक है। इसके बेसिस पे ही all this been explained by Newton's by its universal law of gravitation, ठीक है। so Newton unified the theories here। then in the thermodynamics also if you see कि इंजन किस तरीके से चलता है, AC क्या होता है, रेफ्रिजरेशन क्या होता है, ह्यूमन मेटाबॉलिज्म हमारे अंदर, how the energy is being utilized and how we are utilizing that energy for our motion, walking, running, so all this human metabolism, star का formation, so इतना wide range of phenomena it's been explained through the fundamental laws of physics, that is through the thermodynamics। so here also there is a universality। same way आप रेडियो वेव्स देखो, आप जो कम्युनिकेशन करते हैं 5G, मोबाइल, सैटेलाइट, सोनार और योर रेडार कम्युनिकेशन, so all this done through radio waves, ठीक है। सेम इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म से you will get the light waves, ठीक है, जो लेंसेज होते हैं, जो आपके माइक्रोस्कोप्स होते हैं, टेलीस्कोप्स होते हैं, तो कलर देखते हैं आप, सो ऑल दिस बीन एक्सप्लेन बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, उसके पीछे भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म है। देन यू यूज़ एक्स रेज, यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी लाइक ऑल्टरनेटिंग करंट, DC करंट, सो एवरीथिंग उसके पीछे, सबके पीछे जो बेसिक यूनिवर्सल फिजिक्स है दैट इज़ द इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म एंड लाइट, ठीक है। सो दिस इज़ अगेन गॉट यूनिफाइड, दिस इज़ अगेन गॉट अ यूनिवर्सैलिटी, इस ये एक मेन फिजिक्स है, इससे ही चित्रे हुए ये सारे फिनोमिना हमें दिखते हैं, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट एक्साइट द पीपल के अभी जो हमारे को फिनोमिना दिख रहे हैं उसके पीछे डेफिनेटली वी कैन यूनिफाई दोज फिनोमिना। जैसे आज के टाइम पे हमारे पास वी हैव अ सेपरेट फोर्सेस, हमने देखा था ग्रेविटेशनल फोर्स अलग है हमारी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अलग है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स के साथ हमने वीक न्यूक्लियर फोर्स क्लब कर दिया है, यूनिफाई कर दिया है, ठीक है, हमने ऑलरेडी प्रूव भी कर दिया है, वो ऑलरेडी एक्सपेरिमेंटली भी प्रूव हो चुका है। बट अभी हमारे थ्योरी ऑफ एवरीथिंग जो हमने देखा था दैट इज़ नॉट येट प्रूव, जिसमें हमारी चारों फोर्सेस हम लोग यूनिफाई कर देंगे। सो अभी क्वेस्ट चल रही है उस चारों फोर्सेस को यूनिफाई करने की। तो यूनिफिकेशन का एक जो कॉन्सेप्ट है और जो यूनिवर्सैलिटी का है दैट इज़ अ कंसेप्ट दैट एक्साइट्स पीपल to do more research, to go get into more experimentation, to get into do a imaginative guess to find out a theory behind, so that is what excite the people in physics। फिर लोगों में होता है कि whenever they do ऑलरेडी जो थ्योरी सेटअप हो रखी हैं, दे ट्राई टू डू द एक्सपेरिमेंटेशन, फर्दर एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दे ट्राई टू अनलॉक द सीक्रेट ऑफ नेचर, ठीक है, नई चीज़ें पता लगती हैं जैसे जैसे आप एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, यू विल गेट टू नो न्यू थिंग्स। जैसे आप इतने सालों तक वेव नेचर ऑफ लाइट चलता था, देन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, जब यू जस्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एक ऐसा एक्सपेरिमेंटेशन हुआ जिससे पता लगा कि भाई हमारा नेचर ऑफ लाइट तो पार्टिकल भी है। सो उसके बाद से एक नई थ्योरी डेवलप हो गई, ठीक है। सो you will keep on exploring, you keep on doing the experiment, न्यू एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं to unlock the secret of nature, ठीक है। either you with those new experiment you verify or refute the old theories or you modify the new theories। so दो थ्योरी, जैसे हमने देखा था साइंस इज़ एवर डायनेमिक सब्जेक्ट, अगर साइंस में अगर आपकी नई ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन से आपको पता लगा कि आपकी पुरानी थ्योरी में कुछ मॉडिफिकेशन है या चेंजेस हैं या पुरानी थ्योरी पूरी की पूरी हम लोग हटा सकते हैं, देन इन दैट केस साइंस रेडी टू एक्सेप्ट दैट, ठीक है। सो दैट्स व्हाट देयर इज़ एन एक्साइटमेंट इन पीपल टू डू, लाइक up to 19th century हमारे को we were only study के हम लोग अभी तक देखते थे ग्रेविटी इज़ अ फोर्स, ठीक है। अभी न्यूटन ने लेटेस्ट आके बता दिया ग्रेविटी इज़ नॉट ए फोर्स, इट्स ए कर्वेचर ऑफ टाइम एंड स्पेस, तो एक नई थ्योरी डेवलप कर दी। सो इतने सालों से जो न्यूटन की थ्योरी चल रही थी, देन इट गॉट न्यू एक्सपेरिमेंटेशन से इट गॉट चेंज टू सम अदर थ्योरी, ठीक है। देन पीपल स्टार्ट बिल्डिंग अपॉन दैट थ्योरी। सो दोज आर द थिंग्स विच एक्साइट द पीपल इन डूइंग द थिंग्स।
फिर जो तीसरी चीज़ होती है दैट इज़ अप्लाइड फिजिक्स. फिजिक्स से तो हमारे जो फंडामेंटल लॉज होते हैं, जो फिजिक्स होती है, उससे हम लोग टेक्नोलॉजी डेवलप करते हैं और टेक्नोलॉजी से वी विल सी हाउ द सोसाइटी इज़ गोइंग टू प्रोग्रेस. जितनी अच्छी किसी सोसाइटी में फिजिक्स होगी, फिजिक्स कब अच्छी होती है, जितनी अच्छी लोगों में क्यूरियोसिटी होगी, जानने की वो होगी, जितना अच्छा वाई होगा लोगों का वहाँ पे, उतनी अच्छी वहाँ की फिजिक्स होगी और उतनी अच्छी वहाँ की टेक्नोलॉजी होगी. और जितनी अच्छी टेक्नोलॉजी होगी द सोसाइटी विल कीप ऑन डेवलपिंग. बट क्या होता है कि सोसाइटी एक लेवल के बाद इतना एक्सप्लॉइट कर देती है टेक्नोलॉजी को, देन दोज टेक्नोलॉजी हैज़ बिकम अ नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन द सोसाइटी. फिर देन दैट पुशेस पीपल टू फाइंड आउट फर्दर रिसर्च, नई फिजिक्स लाने के लिए, नई टेक्नोलॉजी लाने के लिए. सो दैट इज़ वी आर गोइंग टू सी इट इन द कमिंग सेक्शन. तो ये तीन फिजिक्स की एक्साइटमेंट होती है. दिस इज अप्लाइड फिजिक्स वेयर द एप्लीकेशन एंड द एक्सप्लॉइटेशन ऑफ फिजिकल लॉ टू मेक डिवाइसेस. ठीक है. सेकेंड थिंग इज यूनिवर्सलिटी इन द बेसिक थ्योरीज. And the third thing is to unlock the secret of nature, to verify and to refute the old theories. So this is what people got an kick or an excitement. और now आप देखते हैं कि what is the reason for phenomenal growth in physics. ठीक है. सो फिज़िक्स में अभी तक जो 16th सेंचुरी से पहले तक की फ़िज़िक्स होती थी वो सारी डिस्क्रिप्टिव फिज़िक्स होती थी. हम लोग क्वालिटेटिव पे वर्क करते थे. हम लोग वी जस्ट राइट डाउन द थिंग्स. हम नंबर्स पे काम नहीं करते थे. वी नेवर फॉर्मुलेटेड एनी लॉ, वी नेवर फॉर्मुलेटेड वी नेवर वर्क ऑन द मैथमेटिक्स एंड ऑल. सो 16-17 सेंचुरी के बाद से जो ग्रोथ हुई है दैट इज़ बिकॉज ऑफ क्वान्टिटेटिव थिंग. क्वान्टिटेटिव थिंग्स मीन्स कि वी हैव स्टार्टेड मेजरिंग द थिंग एंड वी पुट देम इनटू द मैथमेटिकल फ्रेमवर्क, जिसकी वजह से आर फिजिक्स गॉट डेवलप्ड अ लॉट. ठीक है. सो वी हैव सीन के पहले तक फिजिक्स में कोई मतलब देर आर ऑब्जर्वेशन मेड बाय गैलीलियो, कोपरनिकस, बट दोस ऑब्जर्वेशन वर नेवर बीन क्वांटिफाइड. सो न्यूटन्स व्हाट ही हैज डन, ही हैज क्वांटिफाइड दोस ऑब्जर्वेशंस. सो दैट्स व्हाई ही पुट द लॉस इनटू इक्वेशंस. लाइक फॉर इंस्टेंस यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन G(m)(1) m(2) के दो everything in this universe got attracted by the virtue of their masses, which is this way. He has formulated a mathematical framework for this. ठीक है. So that led to the further theory, जिसके basis पे you got new technologies to develop on to that. आपने नई you have got new technologies to find out the distances, you have got new technologies to find out the masses of the objects. So you have developed this technology to develop new satellites. So न्यू सैटेलाइट डेवलप हुई तो आपका कम्युनिकेशन सिस्टम और बेटर हुआ. सो दैट लेड कि ये क्वांटिफिकेशन से यू हैव गॉट समथिंग फ्रॉम वेयर यू कैन प्रिडिक्ट समथिंग. ठीक है. आपने आगे का भी प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से यू हैव डन सम टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट. ठीक है. सो आपने प्रिडिक्ट करना शुरू कर दिया, मॉडिफाई करना शुरू कर दिया. सो दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ फिजिक्स. सो हेयर फिनोमिनल प्रोग्रेस हमारे पहले क्या था, इट इज़ नॉट जस्ट द क्वालिटेटिव थिंकिंग बट द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट हैज़ बिकम सेंट्रल. ठीक है. हम अभी तक फिजिक्स उससे पहले एक डिस्क्रिप्टिव होती थी, अब जो भी फिजिक्स हमारे को करने हम लोग कर रहे थे दैट इज़ अ क्वांटिटेटिव मेजरमेंट. ठीक है. सो एवरी लॉज ऑफ द नेचर वी आर एक्सप्रेसिंग इट इनटू मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन. ठीक है. सो दैट लेड टू द फिजिकल ग्रोथ. सेकेंड जो हमारा था, बेसिक लॉज ऑन द फिजिक्स आर यूनिवर्सल. ठीक है. सो दिस ऑलरेडी वी हैव सीन कि फिजिक्स के जो बेसिक्स लॉज हैं दैट इज़ अ यूनिवर्सल. कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी. सो दीज लॉज आर यूनिवर्सल. ये हर जगह अप्लाई होते हैं, हर सिचुएशन में अप्लाई होते हैं. सो दीज लॉज आर यूनिवर्सल. सो विद दिस लॉज यू कैन डू द प्रोडिक्शन. लाइक मैक्सवेल हैज़ प्रोडिक्टेड द रेडियो वेव्स लॉन्ग बिफोर द रेडियो वेव्स वर डिस्कवर्ड, बिकॉज ही न्यू के लॉज जो होते हैं फिजिक्स के दोज आर द यूनिवर्सल लॉज. तो उससे पहले ही उसने प्रेडिक्ट कर दिया था. देन द पीपल स्टार्टेड वर्किंग, जैसे होता है ना अनलॉक द सीक्रेट ऑफ नेचर, जैसे हमने मैक्सवेल ने विद हिज 4 इक्वेशन ही हैज़ प्रेडिक्टेड सम रेडियो वेव्स. ठीक है. तो देन आफ्टर दैट साइंटिस्ट हैव स्टार्टेड एक्सप्लोरिंग के रेडियो वेव्स एंड दे हैव डन द एक्सपेरिमेंट टू एक्सप्लोर द रेडियो वेव्स. सेम वे like D. Broglie has given even the particles have the wave nature. ठीक है. particles का भी wave nature होता है, not just light has the wave nature. ठीक है. so that is again the people started doing the experimentation on that and Davison Germer has done the experiment and find out that yes, electron has a wave nature also. so those led to universality in the laws. like light का पता लगा कि dual nature है, so he has put it on the particles also कि particle का भी dual nature है. ठीक है. सो फॉर दैट इलेक्ट्रॉन्स का ही सेड इट्स ए डुअल नेचर, और एक्सपेरिमेंटेशन किया तो डेविसन जर्मर ने पता लगाया कि हाँ भैया ये तो लाइट का डिफ्रेक्शन हो रहा है एंड वेव नेचर ऑफ प्रॉपर्टीज आर कमिंग आउट इन द डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट. सो ही कंक्लूडेड दैट येस एवरी पार्टिकल कैन बिहेव एज अ पार्टिकल नेचर होता है उसमें, और लाइट और वेव नेचर भी होता है. सो दैट इज़ हाउ कि बेसिक नेचर यूनिवर्सल होते हैं. सेम वे
हमारे जो पॉल डिरैक थे, उन्होंने ही हैज़ प्रेडिक्टेड द एंटी पार्टिकल विद द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम इन द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, दैट्स यूनिवर्सल लॉ। ऑन दैट बेसिस अभी एक्सपेरिमेंट नहीं था, ठीक है, कुछ भी नहीं किया था, वी नेवर न्यू कि इसका एग्जिस्टेंस भी नहीं था, बट ही प्रिडिक्टेड कि देर शुड बी समथिंग, देर समथिंग कॉल्ड है एंटी पार्टिकल, ठीक है, ही हैज़ प्रिडिक्टेड दैट। सो लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड कि इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन होता है। लेटर ऑन इट वाज डिस्कवर्ड, पीपल स्टार्टेड डूइंग द एक्सपेरिमेंट एंड दे हैव प्रूव दिस थिंग। सेम वे जैसे हिग्स बोसॉन 1964 में ऑलरेडी प्रिडिक्टेड, बट क्योंकि यूनिवर्सैलिटी थी ऑन दैट बेसिस दे हैव प्रिडिक्टेड। फंडामेंटल लॉ सारे सेम होते हैं, यूनिवर्सैलिटी होती है, दे प्रिडिक्टेड। अब जाके इन 2012 इन द सन they have proved it yes, there was a Higgs boson. So same way another thing is for the it whenever you when the laws are universal, that helps you in the technological revolution also, like electromagnetic waves hai, that helps in your communication, ठीक है, that helps in your communication. Same way thermodynamics है, thermodynamics ने it has आप एक इसमें जो एक चीज़ हुई थी थर्मोडाइनमिक्स वाले केस में, वी हैव गॉट स्टीम इंजन फर्स्ट डेवलप, जिसकी वजह से फिजिक्स डेवलप हुई थी। पहले टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसकी वजह से फिजिक्स डेवलप हुई, और उसको टेक्नोलॉजी को और एडवांस किया स्टीम इंजन को एडवांस किया, एंड दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन। सो फॉर द टेक रिवोल्यूशन, अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की वजह से वी हैव गॉट द कम्युनिकेशन, द मॉडर्न एरा दैट वी आर सीइंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ द टेक रिवोल्यूशन ओनली, द मॉडर्न एरा दैट वी आर सीइंग. So that is all in the that two factors. One is universality, another one is the quantitative measurement that you have started doing. Third strategy is the approximation. Strategy of approximation that led to the development of led to the development of physics. ठीक है, third is strategy of approximation. ठीक है, इन द स्ट्रैटेजी ऑफ अप्रॉक्सीमेशन में क्या होता है कि वी फोकस ऑन द एसेंशियल्स फर्स्ट. ठीक है, आपके सामने चैलेंजिंग प्रॉब्लम है, तो उसके अंदर जो फंडामेंटल लॉज होंगे वो तो रहेंगे ही रहेंगे, बट उस लॉज जो होंगे अंदर छिपे हुए होंगे. ठीक है, वो एसेंशियल लॉ होंगे. उसके अलावा भी बिकॉज द प्रॉब्लम इज सो मच कॉम्प्लेक्स, यू विल नेवर सी द फंडामेंटल लॉ. ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं स्ट्रेटजी ऑफ अप्रॉक्सीमेशन से, वी फोकस ऑन द एसेंशियल, ट्राई टू डिस्कवर द बेसिक प्रिंसिपल और द फंडामेंटल लॉ फर्स्ट, और जब वो बिल्डअप हो जाए उसके ऊपर देन वी गो बैक एंड वी रिफाइन द थ्योरी बाय अप्लाइंग दोज कॉम्प्लेक्सिटी ऑन टू इट. लाइक इसका एग्जांपल जो दे रखा है यहाँ पे, हमारे को इसमें एग्जांपल दे रखा है लाइक स्टोन एंड द फेदर एग्जांपल. जब हम स्टोन एंड फेदर को ऊपर से नीचे छोड़ते हैं, अगर हम एयर ड्रैग इसमें इन्वॉल्व कर लें, तो एयर ड्रैग ब्रिंग्स द कॉम्प्लेक्सिटी इनटू दिस एक्सपेरिमेंटेशन. तो यू विल नेवर डेवलप द बेसिक लॉस नहीं पता लगेंगे हमारे को कि मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती उसका मोशन. सो अगर देखेंगे एयर बिकॉज ऑफ एयर ड्रैग, यू विल सी के मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, बट फंडामेंटल लॉ आप डिस्कवर नहीं कर पाएंगे कि इफ़ यू आर गोइंग टू ब्रिंग द एयर ड्रैग. सो हम लोग क्या करते हैं, वी टेक आउट द एसेंशियल, वी रिमूव द एयर ड्रैग, लेटर ऑन वी एड अप द एयर ड्रैग टू मॉडिफाई आवर इक्वेशन. फर्स्ट हम स्टडी करते हैं फ्री फॉल विदाउट एयर ड्रैग. ठीक है, विदाउट एयर ड्रैग वी डू अ कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट एंड वी डेवलप अ लॉ एंड वी इंट्रोड्यूस द एयर ड्रैग लेटर ऑन and the refiner theory and make it more realistic. ठीक है, सेम वे हम लोग जब भी मोशन पढ़ते हैं, मोशन में हम लोग पार्टिकल का एज अ मोशन, बॉडी का मोशन पढ़ते हैं, एज अ पार्टिकल पढ़ते हैं. वी एज्यूम दैट द बॉडी इज एज अ पार्टिकल. जब भी हम फ्री फॉल पढ़ते हैं, वी टेक ग्रेविटी नियर द अर्थ सरफेस कांस्टेंट लेके चलते हैं. वी डोंट कंसिडर कि ग्रेविटी वेरी कर रही है विद द हाइट, बिकॉज हमें उस टाइम जो एसेंशियल है हम लोग वो फाइंड आउट करते हैं. बेसिक लॉज अप्लाई करके जो एसेंशियल चीज़ें हैं वो फाइंड आउट करते हैं. लेटर ऑन वी go and try to modify the thing as per in the realistic manner. ठीक है, so that led to the development of our physics. So the strategy of approximation that led to the development of our physics. ठीक है, so these are the three points. One is the quantitative measurement, second is the universality in the universality. तो जिसकी फर्स्ट इज क्वांटिटेटिव मेजरमेंट, जिसकी वजह से मैथमेटिकल इक्वेशन डेवलप करनी शुरू कर दी. सेकंड थिंग, फिजिक्स के लॉस सारे बेसिक लॉस फॉर यूनिवर्सल होते हैं. एंड द थर्ड थिंग इज द स्ट्रैटेजी ऑफ अप्रॉक्सीमेशन दैट लेड टू द ग्रोथ ऑफ फिजिक्स. ठीक है, और इसका एग्जाम्पल हमारे को दे रखा है यहाँ पे स्टोन एंड फेदर का, दैट वी डेवलप हमने एसेंशियल फीचर्स लिए एंड वी डेवलप द मेन थ्योरी, एंड देन आफ्टर दैट वी एड अप the air drag and we develop the realistic theory onto it. ठीक है,
अब हम देखते हैं इसमें हाइपोथेसिस एंड एक्सियम। हम देखेंगे पहले व्हाट इज हाइपोथेसिस, व्हाट इज एक्सियम, एंड एक्सियम और मॉडल हाउ दे आर रिलेटेड। एक्सियम और मॉडल्स कम्स अप इन एक्सियम ओनली, इट इज़ रिलेटेड विद एक्सियम ओनली। हम लोग देखेंगे इसमें हाइपोथेसिस क्या होती है, एक्सियम क्या होती है, विद सम एग्जांपल जो इसमें हम हमारे को दे रखे हैं। फॉर द हाइपोथेसिस वी आर गिवन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, एंड फॉर द एक्सियम वी हैव बीन गिवन बोर्स मॉडल, दिस बोर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम। ठीक है, ये हमारे को एक्सियम दे रखा है और हाइपोथेसिस दे रखा है। ठीक है, हम लोग समझते हैं पहले हाइपोथेसिस क्या है। सो हाइपोथेसिस इज द सपोजिशन, आपने सपोज किया है विदाउट एज्यूमिंग इट इज़ ट्रू। ठीक है, आपने कोई एज्यूम नहीं किया इट इज़ ट्रू है, यू हैव जस्ट एज्यूम के दिस माइट बी द केस। ठीक है, देयर इज योर एजम्पशन। ठीक है, एंड दैट एजम्पशंस कम फ्रॉम द लॉजिकल इंजेन्युइटी, इट इज़ नॉट अ लाइक वाइल्डली इमेजिनेटिव गेस। वो बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि इट शुड बी अलाइंड, बट यू आर नॉट 100% श्योर, स्टिल यू आर ओपनिंग अप, स्टिल यू आर ओपनिंग अप कि पीपल कैन डू द एक्सपेरिमेंट एंड ट्राई टू प्रूव इट राइट और प्रूव इट रॉन्ग। ठीक है, सो इट इज़ लाइक विदाउट एज्यूमिंग इट्स वेरिसिटी। So so it can be verified and substantiated with the experimentation and observation. आपने एक थ्योरी एक हाइपोथेसाइज कर दिया, मतलब आपने एक चीज़ें देखी, लाइक फॉर इंस्टेंस द न्यूटन्स लॉज ऑफ ग्रेविटेशन में क्या था कि न्यूटन हैज सीन के falling of the apple and the planets how they are moving around the earth. So he has built up a theory, उसने थ्योरी की बिल्डअप करी, and he has given a mathematical framework. ठीक है, G is equal to m1 m2 by r square is given the mathematical framework. You cannot prove this thing. ठीक है, if you ask me a theoretical proof for this, you cannot prove this thing, बट सीइंग द ऑब्जर्वेशन कंडीशंस और जो ऑलरेडी पहले के गैलीलियो और कॉपरनिकस के एक्सपेरिमेंटेशन हो रखे थे, उसके बेसिस पे ही हैज़ पुट दिस थ्योरी। ठीक है, ही हैज़ पुट दिस थ्योरी के एक जिसे कहते हैं ना लॉजिकल और इंजीनियरिटी कैसे आई कि हमारे ऑलरेडी जो पहले हमारी ऑब्जर्वेशन थी उसके बेसिस पे ही पुट अक्रॉस दिस थ्योरी, बट दिस कैन बी ट्रू, दिस कैन बी फॉल, इट इज़ फर्दर बीन पुट अक्रॉस इन फ्रंट ऑफ अदर साइंटिस्ट और फिजिसिस्ट, सो यू कैन डू द एक्सपेरिमेंटेशन एंड ट्राई, इफ इट्स नॉट देयर यू कैन प्रूव इट रॉन्ग, बट लेटर ऑन ऑल्सो विद द एक्सपेरिमेंटेशन एंड observation it's been find out that this principle is working, this to every body in the universe which is having the mass, they got attracted by the virtue of this masses with this force g m1 m2 by r square, so it got proved. So जितनी भी ऑब्जर्वेशन हमारी हुई उससे पहले की और बाद की, दैट कुड एबल टू एक्सप्लेन दिस थ्योरी, सो इट इज़ फर्स्ट इट गॉट हाइपोथेसाइज, उसको मतलब वी हैवंट सेड कि इट इज़ ट्रू, वी जस्ट एज्यूम के वी जस्ट मेक अ सपोजिशन कि हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसको ये इक्वेशन उसको सेटिस्फाई कर रही है, हमारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन दिख रही हैं। ठीक है, चाहे वो एप्पल का और अर्थ का मास लेके किया गई हो, या प्लैनेट अर्थ का, या फिर किसी मून का मास लेके गई हो, वो सारी जो हमारी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी दैट गॉट फिक्स्ड अप इनटू दिस इक्वेशन। ठीक है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं, तो ऑन दैट बेसिस विद द एक्सपेरिमेंटेशन न्यूटन हैज़ प्रेजेंट द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बट इफ यू आस्क के प्रूव दिस लॉ, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू प्रूव दिस लॉ, बट विद द ऑब्जर्वेशन यू कैन फिक्स दिस थिंग। सेकेंड थिंग इज द एक्सियोम एंड मॉडल। एक्सियोम क्या होता है, सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, ये तो है ही, ये तो है ही, आप जो भी हमारी ऑब्जर्वेशन है इसको और कोई थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती, बस यही थ्योरी एक्सप्लेन कर दी। हमारी ऑब्जर्वेशन में हमने कोई क्वेश्चन के लिए जगह ही नहीं छोड़ी, हमने बोल दिया ये ऑब्जर्वेशन है और यही चीज़ है इसकी, तभी ये चीज़ हमारे को दिख सकती है। ठीक है, दैट इज़ अ सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, अपने आप में ही सच है हमारी ऑब्जर्वेशन देख के। ठीक है, इसकी और कोई थ्योरी हो ही नहीं सकती। ठीक है, दैट इज़ व्हाट अ एक्सियोम। ठीक है, एक्सियोम का होता है सपोज ए इज इक्वल टू बी है आपका एंड बी इज इक्वल टू सी, तो यहाँ पे एक्सियोम क्या हो गया कि योर ए इज इक्वल टू सी ऑल्सो, ये है ही सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। अगर ए बी के बराबर है और बी सी के बराबर है तो ए सी के बराबर है, इसमें आपको बताने की जरूरत नहीं है, इन दोनों के बेसिस पे, इन दोनों ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे आपने बोल दिया। देन होल इज ग्रेटर देन द पार्ट। ठीक है, योर बुक इज ग्रेटर देन, होल मीन्स कि योर होल बुक इज ग्रेटर देन योर चैप्टर, आपको बताने की जरूरत नहीं है कि बुक बड़ी है चैप्टर से, सो इट इज़ ऑन इट सेल्फ, इट्स ए सेल्फ एविडेंट ट्रूथ। सेम वे फिजिक्स में भी वी हैव सीन सेल्फ एविडेंट ट्रूथ, ठीक है, विच इज़ एक्सेप्टेड विदाउट प्रूफ। ठीक है, वी हैव एक्सेप्टेड इट विदाउट प्रूफ एंड वी हैव सीन द ऑब्जर्वेशन, उस ऑब्जर्वेशन को कोई और थ्योरी एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती अपार्ट फ्रॉम दैट, सो दैट इज़ व्हाट एट दैट टाइम इट वॉज एन एक्सेप्टेड ट्रूथ, बट that is also niceness और and you can say the humbleness of the science के ये भी जो axiom है, अगर future में if we got new technologies, if we develop some new sophisticated instrument, और इस जो हमारी अभी की जो theory है अगर उसको भी उसने नकार दिया ना in future में कभी जाके 50 years 100 years in the future, then
साइंस इज़ गोइंग टू एक्सेप्ट दैट. साइंस में वो एक लचीलापन है, ये नहीं है कि रिजिडनेस नहीं है कि आप एक जो थ्योरी हो गई वो थ्योरी रहेगी. इट इज़ नॉट लाइक दैट. साइंस विल एक्सेप्ट दैट. साइंस इज एवर इवॉल्विंग. सो इसका जो एग्जांपल दिया गया है मेरा बोर्स मॉडल क्या होता है मेरा? थ्योरी प्रपोज्ड विच इज़ एक्सप्लेनिंग द ऑब्जर्वेशन. तो बोर के सामने भी ऑब्जर्वेशन थी कुछ एक इन टर्म्स ऑफ द क्वांटम बिहेवियर. सो बोर्स के सामने भी कुछ ऑब्जर्वेशन थी, हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग अराउंड द एटम्स एंड ऑल. सो ही हैज़ गॉट सम ऑब्जर्वेशन. सो विद दोस ऑब्जर्वेशन he proposed a theory, and that theory is like this theory only could able to explain the observation, otherwise no other theory is going to explain. So that is what the axiom, Bohr's model. So यहाँ पे क्या था कि electron in the hydrogen follow certain rule which is called a axiom, कि वो ये rule follow ही करेगा. Then only we can say कि जो हमारी observation है with this rules only we can say कि our observation can be satisfied, otherwise नहीं होगी. ठीक है. And why Bohr has told this? Because the large amount of data shows कि no other theory could explain the data. So that's why he put across कि electron in the hydrogen atom should follow certain rules which is called self-evident truth. ठीक है. Which is called कि without doing the experimentation you are saying कि this has to be followed. ठीक है. It's a self-evident truth. Axiom and hypothesis, ये दो चीज़ें होती हैं, दोनों के बीच में ये डिफरेंस होता है. ठीक है. सो वी हैव सीन हेयर कि हमारे को यहाँ पे दे रखा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. इट्स बीन सेड के यू कैन नॉट प्रूव इट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, बट देयर आर एक्सपेरिमेंटेशन डन बाय गैलीलियो ऑन दैट बेसिस. आर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आर यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमारा उस सारी जितनी भी ऑब्जर्वेशन है उसको सेटिस्फाई करता है. सो दैट इज व्हाट इज बीन रिटन हियर. सो हाइपोथेसिस इज सपोजिशन विदाउट एज्यूमिंग. सो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन इट कैन नॉट बी प्रूव्ड बट इट कैन बी वेरीफाइड एंड substantiated by experimentation and observation. एक्सियम क्या हमारा? सेल्फ एविडेंट ट्रूथ है. मॉडल क्या होता है? थ्योरी प्रपोज्ड. हमने देखा थ्योरी प्रपोज्ड टू एक्सप्लेन द ऑब्जर्व फिनोमेना. हमारे सामने कुछ एक ऑब्जर्वेशन आ रखी है एंड यू प्रपोज्ड थ्योरी ऑन टू इट. तो बोर्स मॉडल इट्स अ मॉडल. बोर्स का जो मॉडल था उसमें ही हैज़ प्रेजेंटेड अ थ्योरी विच एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस, राइट, ऑब्जर्वेशंस. ठीक है. So here also Einstein's special theory of relativity, he has also present two axioms, two postulate के consistency of speed of electromagnetic radiation and the validity two things is the validity of the physical laws in inertial frame of reference. So जितने भी physical laws हैं वो frame of reference, inertial frame of reference में सारे same रहेंगे, like conservation of momentum, conservation of energy. So all those laws जो fundamental laws हैं physics के वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में कांस्टेंट रहेंगे. और दूसरी चीज़ थी मेरी जो स्पीड ऑफ लाइट है वो वैक्यूम में c रहेगी 3 × 10⁸. दैट इज़ व्हाट इट्स पोस्टुलेटेड इन द स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी. कि जब ये दोनों चीज़ें होंगी देन ही कुड एबल टू एक्सप्लेन देन दैट थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन व्हेन दीज टू कंडीशन आर देयर. ठीक है. सेम वे इन द मैथमेटिक्स ऑल्सो यूक्लिड्स की जो स्टेटमेंट है कि पैरेलल लाइन्स नेवर मीट. सो it's a axiom. ठीक है. कि it's like self evident truth है. ठीक है. you are not go down and explain it. it's a self evident truth कि parallel lines never met, but it's been explained here कि you can develop your new mathematics where the parallel lines meet and you can build up the new models onto it. आप उस थ्योरी पे कि पैरेलल लाइंस मीटअप करती हैं, आपने वो थ्योरी बना दी कि पैरेलल लाइंस मीटअप कर रही हैं इन समटाइम्स इन द स्पेस. आप उसके बेसिस पे आपकी थ्योरी बना सकते हो. देन यू कैन बिल्ड अप अ थ्योरी ऑन टू इट, राइट. सो दैट इज़ विद द हाइपोथेसिस एंड द एक्सियम मॉडल. ठीक है. अब हम मूव ऑन करते हैं. वी आर गोइंग टू सी कि हाउ फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटीज़ आर रिलेटेड. ठीक है. ये देखेंगे हम लोग कि हाउ the physics led to the development of society and physics led to the development of technology, and technology is serving the society, led to the development of society, but society इतना exploit कर देती है टेक्नोलॉजी को. like for instance the fossil fuel वाला एग्जांपल लें कि fossil fuel को हमने like physics हमने thermodynamics यूज़ करी. we started burning the fossil fuel बर्न करके we have initial level पे we have build up the society develop हुई, but अब fossil fuel हमारा extinct हो रहा है. so we have to develop new set of technologies, new set of physics बना रहे हैं. that is alternative energy resources we are searching. ठीक है. like we have developed a new physics like solar energy and the geothermal energy. ठीक है. we are trying to tapping those energy with a new set of physics or new set of technology that we are doing. ठीक है. so this is what we this is what the cycle grows, physics से technology. but
एक ऐसी टेक्नोलॉजी हुई थी कि जो पहले टेक्नोलॉजी आई थी उसने फिज़िक्स का डेवलपमेंट किया था, उस टेक्नोलॉजी में और इम्प्रूवमेंट करने के लिए हमने फिज़िक्स का और फर्दर डेवलपमेंट किया था। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड अ स्टीम इंजन। स्टीम इंजन यहाँ पे क्या होता है ना, स्टीम इंजन पहले आया था एंड दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। उसके बाद स्टीम इंजन की एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए, उसके लिए देन वी हैव टू डेवलप अ होल न्यू फिजिक्स विच इज़ कॉल्ड अ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अदरवाइज़ क्या होता है, पहले फिजिक्स आती है, ठीक है, फिर फिजिक्स या तो इंस्टेंटली अडेप्ट हो जाती है, लाइक इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गई, फिजिक्स आ गई, ठीक है, वो इंस्टेंटली अडेप्ट हो गई, यू स्टार्टेड मेकिंग, इंस्टेंटली नहीं होती, धीरे धीरे लोगों को समझ में आती है फिजिक्स एंड दे स्टार्टेड डेवलपिंग द टेक्नोलॉजी ओवर दोज फिजिक्स। उसमें थोड़ा टाइम लगता है और वो टेक्नोलॉजी जैसी डेवलप होती है सोसाइटी डेवलपमेंट होने लगती है। बट एक लेवल के बाद, जैसे बताया ना, सोसाइटी को इतना एक्सप्लॉइट कर देती है टेक्नोलॉजी को, देन वी हैव कम टू द लेवल ऑफ क्राइसिस। वो क्राइसिस से फिर हमारी नई फिजिक्स पुश करती है हमारे को डेवलप करने के लिए, और फिर हम टेक्नोलॉजी नई डेवलप करते हैं टू केटर द क्राइसिस, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट हैपन इन फिजिक्स, टेक्नोलॉजी एंड साइंस। और मैंने जैसे बताया एक स्टीम इंजन था जहाँ से मेरा टेक्नोलॉजी से फिजिक्स आई थी, बाकी हर जगह ये वाला पैटर्न फॉलो होता है। सो फिजिक्स क्या होती है, मेरी फंडामेंटल नॉलेज होती है, वो फंडामेंटल नॉलेज में अप्लाई करता हूँ टू डेवलप द टेक्नोलॉजी, ठीक है। वो टेक्नोलॉजी helps in the benefit of society, or sometimes it created the challenges and need in the society, ठीक है। sometimes it created the challenges in the society. So we have seen in the nuclear this atom bomb example also, ठीक है, to exploit the nuclear energy. So atom bomb is a destructive mode, destructive example. This challenges the society. So you have to take care of that. You have to build up the technology so that you can harness those nuclear energy in a right manner, ठीक है। So that is what a new technology you can build it up. So that's how the physics and the technology and the society are interrelated. तो एग्जांपल इसका है, जैसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का डेवलप हुआ, जिसकी वजह से हमारा क्या हुआ, हमारी पूरी इलेक्ट्रिसिटी जो हम आज के टाइम पे, दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ फिजिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, जिसकी वजह से हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी हो गई, अल्टरनेटिंग करंट, डीसी करंट जो हो गया हमारा, ये सारा डेवलप हुआ। और हमारी जो कम्युनिकेशन, जो हमारा मॉडर्न टेक आज के टाइम में इंटरनेट हम यूज़ कर रहे हैं, एंड ऑल द कम्युनिकेशन डिवाइसेस, मोबाइल, 5G 4G वॉट 5G, नाउ satellite communication, everything is because of electromagnetism, on the basis of electromagnetism, on the basis of our this physics, electromagnetism physics. So this all we have developed. We have started using them like lightning, education, business. So we have started exploiting those like communication. Say our business is starting developing. We are using the internet through communication, and we are utilizing it in education, AC/DC. We are using it in lightning. So we have started applying the टेक्नोलॉजी फॉर द सोसाइटी, ठीक है, लाइक मोबाइल फ़ोन्स। बट लेटर ऑन हम लोगों ने इतना यूज़ कर दिया लाइक मोबाइल फ़ोन, इलेक्ट्रॉनिक्स का, वी हैव स्टार्टेड जनरेटिंग द ई वेस्ट, ठीक है, पॉल्यूशन जनरेट करना शुरू कर दिया। नाउ न्यू टेक्नोलॉजी नीड्स टू बी डेवलप टू टेक केयर ऑफ दिस क्राइसिस दैट वी आर क्रिएटिंग, ठीक है, वो नई टेक्नोलॉजी फिर डेवलप होगी। सो दैट्स हाउ द होल साइकिल वर्क्स। हमने देखा कि एक हमने बताया ना, एक एग्जांपल जहाँ पे पहले टेक्नोलॉजी डेवलप हुई, उसके बाद फिजिक्स गई, दैट इज़ अ स्टीम इंजन। यहाँ पे स्टीम इंजन पहले डेवलप हुआ, इसकी इंप्रूवमेंट, एफिशिएंसी इंप्रूवमेंट के लिए वी हैव टू डेवलप द न्यू सेट ऑफ फिजिक्स विच इज़ कॉल्ड थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या था हमारा, हमने ऑलरेडी देखा फिजिक्स से टेक्नोलॉजी तो बहुत है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, वायरलेस टेक कम्युनिकेशन हमने देखा। बट समटाइम्स क्या होता है कि वी विल नॉट सी कि जो हमारे सामने फिजिक्स डेवलप हुई है, वी कुड नॉट एबल टू फोरसी कि वो टेक्नोलॉजी में कैसे डेवलप होती है। बट लेटर ऑन विद द एक्सपेरिमेंटेशन, और लेटर ऑन पीपल स्टार्टेड कंज्यूमिंग दैट physics, and they build up the idea over it. Like for instance, initially जब Rutherford was doing this experimentation and he built up his model of atom, so he said कि he dismissed that tapping the energy from the atoms, ठीक है, he dismissed the idea. He is said कि it could not be done, tapping and the energy from the atoms could not be done. But later on, Hahn and Mitre, he introduced the tapping of energy through the atom through neutron induced fissioning of uranium, ठीक है, nuclear fission they have done, Hahn and Mitre, ठीक है, they both have done neutron induced fission of uranium. It was a uncontrollable one. Only Enrico Fermi later on has done a controlled nuclear fission, but it was an uncontrolled nuclear fission that led to the development of nuclear power. But he has given a inception of technology. Start होने लगा था टेक्नोलॉजी का यहाँ पे कि to harness the energy from the atoms, ठीक है। Then later on silicon chips that led to the development of physics से technology means silicon chips जिससे आपने ट्रांजिस्टर बनाने शुरू किए, and then led to the development of computer revolution, ठीक है,
transistor is the building block of logic gate, and the complete computer workings and all works on the logic gates, work on switching and off of the switches on and off. ठीक है, digital logic 0 1 पे चलता है. That is like switching the current on and switching the current off. Then and that is what the transistor and the capacitor has been helping in building up the whole computer revolution. And this evolution is keep on developing because we have keep on miniaturizing the transistors, and we have started increasing the speed, cost we have started reducing, and we have made it to the mass. So that led to the development of computer revolution. So that's it's been written here. Hahn and Mitre developed a neutron-induced uranium, but it was later Hans Rutherford had dismissed the possibility of tapping it. So यहाँ पे देखा physics are not always easy to foresee कि जो भी physics develop हुई है, it takes time to completely understand the grasp of physics. So Rutherford ने initially बना कर दिया था कि but later on Hahn and Mitre has built up a neutron-induced fission. Then now which is the basis of a nuclear power reactor and the nuclear weapons. ठीक है, so again the rise of technology with the physics is silicon chip. ठीक है, semiconductor is the physics. So उससे we have seen the rise in technology, computer revolution we have seen it. Now because we are in the era कि हमने fossil fuel इतना exploit कर दिया because of technology, like our power plants, steam power plants, and we have been utilizing the fuel in our transportation and all. We have started utilizing it so much, then we have to shift it to the alternative use of energy like solar energy and the geothermal energy. ठीक है, geothermal energy is the tapping the energy from inside the earth, which is like inside the earth there's a molten lava and all. So it is like a lot of heat energy is being tapped under the earth. So utilizing that heat energy to run our power plants, to run our power plants for the electricity. Same way the solar energy can be used for the lightning, to run the power plants to get the electricity. So those things can be tapped. So अब नई फिजिक्स डेवलप होनी शुरू हो गई, नई टेक्नोलॉजी डेवलप होनी शुरू हो गई. ठीक है, now here it's been written कि physics जो development of physics हुई थी in after 16th century, it is a multicultural international character that led to the scientific development. Now initial time period physics was like it was for a particular area. ठीक है, it was later on physics क्या होती है ना, it is a fundamental universal law होता है, हर कोई 100% पिक्चर नहीं देख पाता. तो इसके लिए क्या होता है ना कि हमारे को अलग अलग कंट्रीज से कंट्रीब्यूशन चाहिए होता है कि कोई कंट्री एक लेवल ऑफ एडवांसमेंट हो गई, उसने कुछ किया, देन सेकंड सेट ऑफ कंट्रीज जो थोड़ा पीछे एडवांसमेंट लेवल पे ही विल ऑल्सो फॉलो इट अप और एक्सपेरिमेंटेशन करेगी उस न्यू थ्योरी पे, एंड टू build up a international character in building the whole technology and to prove that technology is right and wrong. ठीक है, so that is like the international character. Already we have seen के हमने देखा था कि कॉपरनिकस ने जो हीलियोसेंट्रिक थ्योरी को प्रपोज किया था, उसको गैलीलियो जो इटालियन था उसने उसको फर्दर उसको with his telescope he tried to substantiate or verify that, and then the Newton was a British and he has done the mathematical framework on those. So it got a international character. और अभी भी हम यहाँ पे discovery and contribution देखते हैं, that is like with different countries like Greece, Italy, Holland. If you see, it is coming from the different countries. ठीक है, it is not just one country related. So यहाँ पे एक फिजिक्स की एक नाइस डेफिनेशन दे रखी है. फिजिक्स इज़ द स्टडी ऑफ नेचर एंड द नेचुरल फिनोमिना. ठीक है, आपके अराउंड में जो आपके बाहर जितनी भी चीज़ें हैं नेचर में, देर इज़ अ फंडामेंटल लॉस ऑफ फिज़िक्स बिहाइंड दैट. ठीक है, सो फिज़िक्स क्या मतलब क्या है कि वो फंडामेंटल लॉस पढ़ना समझना, ठीक है, और उसको डिस्कवर करना लॉ को. वो ऑलरेडी है, इट इज़ नॉट लाइक यू इन्वेंटेड अ न्यू थिंग. वो लॉज ऑलरेडी हैं, बट हमारी अंडरस्टैंडिंग इतनी नहीं है कि हम लोग उसको समझ पाएँ. तो फिज़िक्स का मतलब वही है, यू बी क्यूरियस, you try to explore those laws, you try to understand, you try to study the nature and the natural phenomena which is happening. आपको पहले तो नया फिनोमेना दिखेगा, ठीक है, उसको देखो, ऑब्जर्व करो, then you started studying those phenomena. ठीक है, to discover the new rules that are operating into the nature. जितना आप नए नए ऑब्जर्वेशन देखोगे, जितने आपके इंस्ट्रूमेंट सोफिस्टिकेटेड और एडवांस होते जाएंगे, you will start डिस्कवरिंग द न्यू रूल्स दैट आर ऑपरेटिंग द नेचर. ठीक है, अब तो इसमें हमने देखा था दैट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ जो हमने साइंटिफिक अटैम्प्ट क्या होता था, हमारा ऑब्जर्वेशन करते थे, फिर एक्सपेरिमेंटेशन एंड उसका क्वांटिटेटिव एंड द क्वालिटेटिव एनालिसिस करते थे, एंड देन वी गिव द मैथमेटिकल फ्रेमवर्क. सो दैट्स हाउ व्हाट इज़ द फिजिक्स, स्टडी द नेचर एंड द नेचुरल फिनोमेना and to discover the rules
दैट आर ऑपरेटिंग द नेचर, ठीक है। तो नेचर के में देर आर जो भी चीज़ एक्सटर्नली हो रही है हमारे सामने नेचर में, दैट इज़ देर इज़ अ लॉ ऑफ फिजिक्स बिहाइंड इट। आप कितना समझ पाए हमने? जो अभी बार बार की, सबसे पहले क्या होता था, हम लोगों ने बार बार की जो हमें दिखती थी चीज़ें, लाइक सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स दिखते थे, हमने उसके बारे में वाई जानना शुरू किया, फिर उसको जानना शुरू किया, वी गॉट फर्दर इनटू इट। सो दैट्स हाउ द आवर नॉलेज एंड द डेवलपमेंट ऑफ फिजिक्स हैपन, ठीक है। वी हैव स्टार्ट कीप ऑन डेवलपिंग द न्यू लॉज, ठीक है। वी कीप ऑन डिस्कवरिंग द न्यू लॉज और द रूल्स दैट आर ऑपरेटिंग दिस नेचर, ठीक है। बट ये रूल्स, इट इज़ नॉट फाइनल, ठीक है। साइंस में कोई भी, या फिजिक्स में कोई भी रूल फाइनल नहीं होता। अगर आपके को फ्यूचर में कोई आपका नया एक्सपेरिमेंट आया एंड यू हैव done a new experiment or new observation आई that falsify your current theory or the current rule, then you can very well change that rule, ठीक है। so that is for the physics, that is for the definition of physics, ठीक है। अब हम देखते हैं, वी आर गोइंग टू सी हेयर, यहाँ पे अब एक कुछ कंट्रीब्यूशन और हमारे को कंट्रीब्यूशन और डिस्कवरी दे रखी है। वी आर गोइंग टू स्टडी दैट, लाइक बायोन्सी क्या है, लीवर का प्रिंसिपल क्या है, इनर्शिया क्या है, वेव नेचर ऑफ लाइट, हम लोग अभी इन डिटेल जैसे जैसे इनके चैप्टर्स आएंगे, लाइक बायोन्सी, फ्लूइड डायनेमिक्स जब आएगा हमारा तब पढ़ेंगे, लिवर वाला हमारा जब हमारा मोमेंट्स वाला चैप्टर लाइक रोटेशन आएगा तब हम लोग पढ़ेंगे, इनर्शिया हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में पढ़ेंगे, वेव थ्योरी जब हम मॉडर्न फिजिक्स पढ़ेंगे, तो ये सारी चीज़ें हम लोग इन डिटेल्स पढ़ेंगे। बट आज के लेक्चर में आई एम जस्ट गोइंग टू गिव यू कि वो होती क्या है और उसका क्या प्रैक्टिकल यूज़ है और क्या उसका इस टाइम इसका सिग्निफिकेंस है, ठीक है। हम लोग इतना देखेंगे, इससे ज़्यादा इन डेप्थ नहीं जाएंगे अभी हम, ठीक है। तो हम लोग हम देखेंगे एक एक करके सारी पढ़ेंगे, बायोन्सी, लिवर, इनर्शिया, वेव नेचर, देन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉज ऑफ मोशन, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स, ये सारी चीज़ें अब हम एक एक करके देखते हैं। और बहुत मतलब हमने बोला ना, एक एक बस कर्सरी ओवरलुक लेंगे हम लोग, डीप डाइव नहीं करेंगे, ठीक है। सो अब देखते हैं, हमने ये ऑलरेडी देख लिया, फॉसिल फ्यूल है उसका डिक्रीज स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से न्यू सोर्सेस ऑफ एनर्जी हमने डेवलप करने शुरू की है, सोलर एंड जियोथर्मल, टू टैप अप द एनर्जी आउट ऑफ इट। नाउ मेजर कंट्रीब्यूशन देखते हैं। पहला क्या है, बायोन्सी का जो हमने एप्लीकेशन देखा है इन द शिप्स विच आर फ्लोटिंग, इट इज़ बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ बायोन्सी और द हॉट एयर बलून्स, ठीक है। और वो क्या होती है, देयर इज एन अपवर्ड फोर्स which is it was first discovered by the Archimedes, ठीक है। so it's an upward force in the liquid or the gas which is like to push the weight above, to push you above, ठीक है, that is to push you above। तो आप जो लाइटनेस फील करते हैं वाटर में, that is because of the buoyant force, ठीक है। और उसकी जो मैथमेटिकल वैल्यू क्या होती है, that is equal to the weight of fluid it displaces, ठीक है। आप पानी में जब जाते हैं, you displaces some fluid, आपका जो बॉडी होती है उसका जो वॉल्यूम मास होता है, जिसकी वजह से कुछ एक फ्लूइड डिस्प्लेस हो जाता है, दैट फ्लूइड डिस्प्लेस जितना होगा, दैट इज उसका वेट कितना होगा जितना फ्लूइड डिस्प्लेस हुआ है, दैट इज जस्ट इक्वल टू योर अपवर्ड फोर्स। प्रिंसिपल ऑफ लीवर क्या होता है, दैट इज इट इज़ अ मैकेनिकल डिवाइस विच गिव्स यू अ मैकेनिकल एडवांटेज। यहाँ पे क्या है, अगर आपने यहाँ पे 1000 किलो का वेट रख दिया, ठीक है, और यहाँ पे इसकी लेंथ है 10 मीटर, और 1 मीटर ले लो इसकी लेंथ, और इसकी लेंथ यहाँ पे ले लो 10 मीटर। तो यहाँ पे अगर आप बस 100 न्यूटन की अगर आप फोर्स लगाएंगे, यू कैन लिफ्ट दिस, ठीक है, 1000 किलोग्राम। तो यहाँ पे लिवर दिस द फिजिक्स ऑफ मोमेंट्स इज हेल्पिंग यू इन रिड्यूसिंग योर मैकेनिकल पावर, ठीक है। यहाँ पे आप कम फोर्स से ज़्यादा वेट उठा सकते हैं, ठीक है, कम फोर्स लगा के यहाँ पे ज़्यादा वेट उठा सकते हैं। सो दैट इज़ व्हाट द मैकेनिकल एडवांटेज विद द लिवर, ठीक है। अब लॉ ऑफ इनर्शिया क्या होता है, इनर्शिया का मतलब होता है कि बॉडी का जो मास होता है उसकी वजह से जितना बड़ा मास उतना ज़्यादा इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब होता है कि अगर मैं रेस्ट पे हूँ तो मेरी प्रेफरेंस रहेगी रेस्ट पे रहने की, ठीक है। कोई मेरे को पुश कराना पड़ेगा मेरे को मूव कराने के लिए, बट वो भी जब मेरे वेट से ज़्यादा पुश मिलेगा तभी आप लोग मूव करा पाओगे, ठीक है। सो इनर्शिया का मतलब है कि बॉडी ट्राइज टू मेंटेन इट्स पोजीशन ऑफ रेस्ट। अगर वो रेस्ट पे है, अगर वो मूव कर रही है तो ट्राइज टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ मोशन। अगर कोई बॉल रोल कर रही है तो उसका जो नेचुरल टेंडेंसी होगी वो रोल करने की होगी। अगर उस पर कोई अपोजिंग एयर ड्रैग नहीं लगेगा, फ्रिक्शन नहीं लगेगा, वो रुकेगी नहीं, उसकी नेचुरल टेंडेंसी है मूव ऑन करने की। तो इनर्शिया के आपने एग्जाम्पल भी देखे होंगे, व्हेन यू आर सिटिंग इन अ बस, एकदम बस चलने लगती है तो योर बॉडी लीन बैकवर्ड, ठीक है। और या फिर आप कार ड्राइव कर रहे हैं, आपने प्रेस किया तो एकदम से योर बॉडी लीन फॉरवर्ड। तो इसमें क्या होता है, योर बॉडी जो आप कार के अंदर है एकदम से इट विल नॉट गेट एडजस्टेड टू द ब्रेक्स, ठीक है। एकदम से एक्सेलरेशन 0 हो गया, बट योर बॉडी अभी मोशन में थी ऊपर वाली, सो इट विल ट्राई टू बी इन द मोशन, ठीक है। सो हमने और एक एग्जाम्पल देखा होगा, जैसे फॉर इंस्टेंस टम्बलर में के ऊपर आपने यहाँ पे एक कार्डबोर्ड रख दिया एंड यू पुट अ कॉइन ओवर इट एंड यू जस्ट
यू जस्ट हिट यू जस्ट ये आप इसको बहुत हल्का सा एक पुश कर दें एंड द कॉइन विल फॉल इनटू इट, ठीक है. कॉइन विल नॉट ड्रैग अलोंग विद इट, दैट इज लाइक अ लॉ ऑफ इनर्शिया. व्हेन यू टेक द कर्व, आपकी बॉडी इन द कार, आपकी बॉडी इधर की साइड में मूव करने लगती है. सो दैट इज द लॉ ऑफ इनर्शिया ओनली. सो इनर्शिया का मतलब है कि आपकी बॉडी रेजिस्ट करती है एक्सटर्नल पुश को, रेजिस्ट करती है आपकी एक्सटर्नल पुश को. सो दैट इज़ व्हाट द लॉ ऑफ इनर्शिया. तो उसको गैलीलियो ने विद द लॉ ऑफ इनर्शिया ओनली ही हैज़ प्रूव्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ एरिस्टोटल, जो उन्होंने फोर्स का कॉन्सेप्ट दिया था. लेटर ऑन न्यूटन फर्दर एलेबरेट ऑन टू इट कि फोर्स क्या होती है. सो बट गैलीलियो हैज़ डन लॉट ऑफ एक्सपेरिमेंट टू प्रूव इट रॉन्ग, ठीक है. एंड ही हैज़ ओनली स्टार्टेड अप द लॉ ऑफ इनर्शिया, जिसको न्यूटन ने और फर्दर उसको और मॉडिफाई किया था. इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था. दिस इज़ कॉल्ड इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट. तो पहले क्या होता था ना, हमारे जो एरिस्टोटल वाले टाइम पे बोला जाता है रेस्ट इज़ द नेचुरल रेस्ट जो स्टेट होती है दैट इज़ अ नेचुरल स्टेट, मोशन इज़ नॉट ए नेचुरल स्टेट. तो ही हैज़ प्रूव्ड इट रॉन्ग. यहाँ पे सपोज फॉर इंस्टेंस हाउ इट प्रूव्ड इट रॉन्ग, इन्होंने इंक्लाइन प्लेन से यहाँ से बॉल छोड़ी, सो इट विल गो डाउन एंड देयर इज़ नो एयर ड्रैग, इट विल गो अप टू द टॉप लेवल, ठीक है. जितनी एनर्जी यहाँ पे लूज हुई उतनी एनर्जी फिर यहाँ पे गेन होगी एच तक. अब क्या किया इन्होंने, इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा सा, इंक्लाइन प्लेन का एंगल थोड़ा कम कर दिया. अभी भी ये एच तक तो जाएगी, दैट मीन्स इट इज़ ट्रैवलिंग मोर डिस्टेंस. पहले इसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, यहाँ तक, ठीक है. अब ये क्या करेगा, ये वाला डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. अब इन्होंने और इंक्लाइन प्लेन का एंगल कम कर दिया. अब क्या करेगा, ये और डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ठीक है. अब इंक्लाइन प्लेन का एंगल बिल्कुल ऐसे कर दिया, ठीक है. सो दैट मीन्स इट इज़ नॉट गोइंग टू स्टेप बिकॉज इनफाइनाइट टाइम तक भी एच नहीं रीच कर पाएगा. दैट मीन्स ये फ्लैट कर दिया मैंने, जितना फ्लैट कर दिया दैट मीन्स इनफाइनाइट टाइम भी लग जाएगा तब भी एच नहीं करता जाएगा. दैट इज शोइंग कि बॉडी वांट्स टू बी इन द मोशन ओनली. अगर वो मोशन में है तो वो कंटिन्यूसली मोशन पे रहेगी, अगर उस पर कोई अपोजिंग फोर्स आके इसको रोकेगी नहीं, ठीक है. तो एयर ड्रैग क्या होती है, रुकती क्यों है बॉल, बिकॉज एयर ड्रैग इज द अपोजिंग फोर्स. नेचुरल टेंडेंसी क्या होती है, दैट इज व्हाट द इनर्शिया. अगर बॉल यहाँ से छोड़ी गई है तो इसकी नेचुरल टेंडेंसी है मूव ऑन करने की, वो मूव ऑन करती रहेगी जब तक इस पर कोई अपोजिंग फोर्स नहीं लगेगी. सो दैट इज व्हाट द एक्सपेरिमेंट ही हैज डन, द इंक्लाइन प्लेन एक्सपेरिमेंट. Then the Newton's this is the inclined plane experiment. Then the wave nature of light क्या थी हमारी, जो कि हमारा थी कि the light consists of waves, ठीक है. हमने लेटर ऑन उसको वेव और पार्टिकल डुअलिटी देखी थी कि लाइट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ पार्टिकल्स ऑल्सो. तो लाइट का वेव नेचर के लिए वी हैव सीन कि बिकॉज ऑफ लाइट में डिफ्रैक्शन होता है, लाइट में पोलराइजेशन होता है, सो लाइट में रिफ्रैक्शन होता है, रिफ्लेक्शन होता है. तो दोज ऑल आर द बेसिकली डिफ्रैक्शन एंड द पोलराइजेशन आर द मेजर phenomena which shows that the light is a wave, ठीक है. तो but later on with the photoelectric effect we have proven कि it is not just the wave, it is also a particle. तो ये हाइगन्स ने with the young double slit experiment हमने किया था, उसके अंदर we have seen the wave nature of light further. कि इसके अंदर जो दो मेजर फिनोमिना होते हैं, एक तो इंटरफेरेंस एंड द डिफ्रैक्शन, ये दो फिनोमिना होते हैं, ठीक है. उसके बाद वी हैव सीन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है हमारा, कि दो बॉडी, कोई यूनिवर्स के अंदर दो बॉडी होंगी वो हमेशा ट्रैक करेंगी बाय द वर्च्यू ऑफ देयर मासेस, ठीक है. लॉज ऑफ मोशन हमने देखा था, लॉज ऑफ मोशन हम लोग डिटेल में और देखेंगे, बट देयर आर 3 लॉज ऑफ मोशन. लॉज ऑफ मोशन 1 इनर्शिया को डिफाइन करता है, लॉज ऑफ मोशन 2 इनर्शिया को क्वान्टिफाई करता है, ठीक है, कि अगर आप फोर्स लगाएंगे इज इक्वल टू ma के बराबर होगा, वो a से उसका इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू मास होगा, ठीक है, उसका एक्सेलरेशन, ठीक है. एंड द थर्ड वन इज़ द इक्वल एंड अपोजिट. ये थर्ड वाला जो मोशन बताता है ये दूसरी बॉडी के बारे में बताता है कि जो आपने फोर्स एक बॉडी के ऊपर लगाई तो जो फोर्स लगाने वाली बॉडी है उसका क्या, उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, ठीक है. सो दैट इज़ द थर्ड लॉ टेल्स के इक्वल एंड अपोजिट इम्पैक्ट होता है थर्ड वाली बॉडी पे, और वो राइट अवे इम्पैक्ट होता है. जब आपने पुश किया तो बॉडी भी आपको पुश करेगी. सो दैट इज़ व्हाट द थर्ड लॉ. अभी ये डिटेल हम लोग पढ़ेंगे जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं अभी बहुत जल्दी स्किप थ्रू कर रहा हूँ. फिर होता है एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, ठीक है. इससे पहले तक हम लोग एक लेंस टेलीस्कोप यूज़ किया करते थे. सो दैट इटसेल्फ इज़ हैविंग सम एडवांटेजेस. उसका जो रेजोल्यूशन होता था वो बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता था. सो देन द न्यूटन डेवलप अ रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, तो जिसके बेसिस पे हबल टेलीस्कोप भी उसी के बेसिस पे बना हुआ है. रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में क्या होता है, इट टेक्स द ये हो गया रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप, दैट इज इट इज़ मेड अप ऑफ मिरर्स, ठीक है. इट इज़ नॉट मेड अप ऑफ लेंसेज. तो यहाँ से लाइट आती थी, इस पर पड़ती थी, फिर यहाँ पे एक और मिरर लगा रहता था, ठीक है. यहाँ से मिरर पे फिर रिफ्लेक्ट होकर फिर यहाँ पे लेंस लगा रहता था जहाँ पे आप देखते थे. सो दैट इज़ व्हाट द रेडियो टेलीस्कोप. सो आज के टाइम पे हम जितने भी फिनोमेना ऑब्जर्व करते, जितने भी जो
celestial light from the celestial body जितनी भी आ रही होती है, we observe it from this phenomena only, this or this what is this called, this रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप के बेसिस पे, ठीक है। जितने भी जैसे हबल्स टेलीस्कोप है, जितने भी हमारे टेलीस्कोप बनते हैं इसके बेसिस पे बनते हैं, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। देन द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम देखेंगे, इसको भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। तो फैराडे का लॉ ऑफ मैग्नेटिक रेडिएशन क्या कहता है कि अगर मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है, फ्लक्स का मतलब होता है फ्लो, ठीक है। अगर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं उसका फ्लो चेंज करूँगा मैं, किसी भी पास में क्लोज्ड मेरा वायर रखा हुआ है तो उसके अंदर ईएमएफ जनरेट हो जाएगी, एंड दैट ईएमएफ इज गोइंग टू जनरेट द करंट, ठीक है। एंड दिस इज व्हाट द फंडामेंटल ऑफ आवर जनरेटर्स एंड ट्रांसफार्मर्स। जो हमारी घर में लाइट आ रही है, दैट इज बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना। द इलेक्ट्रिसिटी विच वी आर गेटिंग इट इज बिकॉज ऑफ दिस फिनोमेना। इस फिनोमेना ने पूरा वर्ल्ड को इलेक्ट्रीफाई कर दिया था, ठीक है। दैट लेड टू द एजेस फ्रॉम द डार्कनेस to the lightning, ठीक है। दिस phenomena change in magnetic flux, it was an experiment, you cannot you cannot build a theory onto it, ठीक है। उसमें बस experiment किया, and it is like he found out that thing, and later on it was mathematically been unified by Maxwell, ठीक है। so that is like a magnetic field lines अगर मेरी change कर रहा हूँ मैं किसी closed loop में near by, so there is a EMF generated into it and the electric current started building up onto it. So that is a fundamental principle behind the generators which generate the electricity in the transformers, ठीक है। Then we have we'll see the electromagnetic waves. Electromagnetic waves क्या होती है मेरी, जब भी मेरा चार्ज होता है अगर वो एक्सेलरेट कर रहा है मेरा, if the charge is accelerating, if my q charge is there and if it's accelerating up and down, so it started generating a electromagnetic waves, ठीक है। oscillating electromagnetic waves which is self propagating. so यहाँ पे electricity it's also move, so यहाँ पे क्या होता है ना, मोशन, इलेक्ट्रिसिटी भी मोशन करती है, ठीक है। ये सपोज मैग्नेटिक मोशन ये हो रहा है, एंड द वेव इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग, सपोज वेव इज़ ऑल्सो ट्रैवलिंग, जो तीनों का जो मोशन होता है इट इज़ अ परपेंडिकुलर। अगर ऑसिलेटरी, अगर मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का मोशन ऐसे हो रहा है इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिज्म का मोशन ऐसे हो रहा है, एंड द वेव इज ट्रैवलिंग इन दिस डायरेक्शन, सो इट इज़ ट्रांसफर्सिंग थ्रू द मीडियम, ठीक है। एंड प्लस इट डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रांसफर्स, ठीक है। बट द ट्रांसफर्स होगा, इट इज़ परपेंडिकुलर टू योर ऑसिलेटिंग इन द मैग्नेटिक फील्ड, एंड इट्स अ सेल्फ प्रोपेगेटिंग वेव्स। और ये कब जनरेट होती हैं, whenever there is a charge which is oscillating in the medium, ठीक है। जब भी चार्ज ऑसिलेट करता है मीडियम में, तो देन इट जनरेट्स अ सेल्फ प्रोपेगेटिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इट कैरीज द इन्फॉर्मेशन एंड द एनर्जी, ठीक है। जितना पार्टिकल मेरा ज़्यादा मूव कर रहा होगा, सो उसमें उतनी ही ज़्यादा एनर्जी, उतनी जो वेव में एनर्जी जो ट्रांसफ़र कर रहा होगा वेव में, उतनी हाई एनर्जी होगी, ठीक है। सो दैट जो उसकी जो मेरे ऑसिलेटिंग होती है, दैट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी। तो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ज़्यादा ये एनर्जी ट्रांसफ़र कर रहा होगा, ठीक है। और दैट एनर्जी ऑल्सो कंटेन द इन्फॉर्मेशन, ठीक है। तो वी कैन पास ऑन द इन्फॉर्मेशन एंड दिस ट्रैवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट, ठीक है। एंड फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू माई लैम्डा। सो जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी कम मेरी वेवलेंथ होगी, ठीक है। ये मेरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है। This is my electromagnetic spectrum. So we are going to discuss all these things in detail later on, so don't worry about that. So हमने देखा था ये मेरी रेडियो वेव्स होती हैं, फिर इस डायरेक्शन में अगर मैं जाऊँगा, इस डायरेक्शन में माई फ्रिक्वेंसीज कीप ऑन इंक्रीजिंग, ठीक है। सो रेडियो वेव्स की हमारी सबसे कम फ्रिक्वेंसी, सबसे कम एनर्जी होती है। सो दैट्स वाई वी यूज़ इट इन कम्युनिकेशन, इन आर ह्यूमन लैंडस्केप के अंदर हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारे को इफेक्ट ना कर पाए, ठीक है। विजिबल लाइट होती है, जो हमारे को विजिबल लाइट होती है, ठीक है। जो हमारे को वाइट लाइट जो विजिबल होती है, दैट इज़ इन दिस रेंज। और इसके बाद की जो होती हैं, दैट इज़ लाइक एक्सरे एंड गामा रेज, दीज आर द आयनाइजिंग वन, दिस इज़ हार्मफुल फॉर द ह्यूमन्स, ठीक है। अल्ट्रावायलेट से यहाँ से हमारी हार्मफुल स्टार्ट हो जाती हैं। सो दैट्स वाई इट इज़ गुड दैट इट इज़ गेटिंग एब्जॉर्ब्ड इन द नेचर एटमॉस्फेयर। अगर ये एब्जॉर्ब नहीं होंगी तो ह्यूमंस को इट इज़ गोइंग टू आयनाइज एंड इज़ गोइंग टू क्रिएट हेल्थ इशूज़ इन द ह्यूमन। सो ये सारी की सारी यहाँ से वेव्स जितनी भी होती हैं आयनाइज हो जाती हैं, एब्जॉर्ब हो जाती हैं एटमॉस्फेयर में, ठीक है। तो ये सारी की सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, इट विल नॉट पेनिट्रेट कौन कौन सी करती हैं, रेडियो वेव्स एक तो पेनिट्रेट करती हैं, और एक मेरी विजिबल लाइट, विजिबल वेव्स मेरी पेनिट्रेट करती हैं एटमॉस्फेयर को, बाकी सारी मेरी एब्जॉर्ब हो जाती हैं, ठीक है। और रेडियो वेव्स जो होती हैं दैट इज़ मोस्टली यूज इन माई टेलीकम्युनिकेशन, जितना भी कम्युनिकेशन होता है उसमें मेरी रेडियो वेव्स यूज़ होती हैं, बिकॉज इट इज़ हैविंग लो एनर्जी जो इम्पैक्ट नहीं करती ह्यूमंस को, एंड इट ट्रैवल्स लॉन्ग डिस्टेंस बिकॉज इट इज़ नॉट बीइंग इट इज़ पेनिट्रेटेड टू द एटमॉस्फेयर, इट विल गो अप टू द आयनोस्फेयर से इट गॉट रिफ्लेक्टेड बैक फ्रॉम द आयनोस्फेयर, सो इट ट्रैवल्ड अ लॉन्ग डिस्टेंस, ठीक है। और इट इज़ द फ्रिक्वेंसी इन दिस साइड, इट इज़ द फ्रिक्वेंसी इंक्रीजिंग मीन्स से इफ़ यू सी कि यहाँ पे फ्रिक्वेंसी बहुत ज़्यादा है, सो देयर एनर्जी इज़ क्वाइट हाई हेयर, और यहाँ पे एनर्जी कम है, ठीक है। दिस इज माई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स।
नेक्स्ट देखते हैं हम इलेक्ट्रॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉन क्या है मेरा? सो इलेक्ट्रॉन इज़ नथिंग बट माई फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है, जिसका चार्ज होता है मेरा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, रेस्ट मास होता है 9.1 इंटू 10⁻31, ठीक है। इट इज़ अ फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल और उसमें स्पिन होता है 1/2 का। यह अभी ज़रूरत नहीं है बट फॉर योर नॉलेज यू जस्ट क्रैम इट कि स्पिन होता है 1/2 का, ठीक है। और ये फर्मियन होता है, ठीक है। फर्मियन बोसॉन ऑन द बेसिस ऑफ देयर अरेंजमेंट डिसाइड होता है। डोंट हैव टू गो डीप इन टू इट, अभी यूनिवर्सिटी फिजिक्स में आता है, इट इज़ नॉट हेयर बट जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंड नॉलेज कि इट इज़ हैविंग ए स्पिन ऑफ हाफ इंटीजर स्पिन होता है एंड इट इज़ अ कॉल्ड अ फर्मियन, ठीक है। देयर इज़ अ मटेरियल के अंदर ये किस तरीके से अरेंज होता है, दैट इज़ व्हाट दिस फर्मियन एंड बोसॉन अरेंजमेंट इज़ गोइंग टू टेल यू, but it is, you can remember it's a fermion. And how the electron is going to help, इसका significance होता है chemical bonding में, and because of this, because the electron jump through the energy level which emit the photons, and because of that the atomic spectra will build up, ठीक है। so atomic spectra क्या होता है, जब इलेक्ट्रॉन ये एनर्जी लेवल होता है E1 हो गया, E2 हो गया, जब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ पे फॉल करता है तो इट रिलीजेज अ फोटोन। फोटोन क्या होता है? लाइट वेव, ठीक है, लाइट वेव जो होती है, एंड बिकॉज ऑफ दिस यू गेट द स्पेक्ट्रा। स्पेक्ट्रा मीन्स द कलरफुल लाइंस जो होती हैं आपको, सपोज एक येलो हो गई, एक वाइट हो गई, यहाँ पे वायलेट हो गई, रेड हो गई, सो दीज आर द स्पेक्ट्रल लाइंस दैट यू कुड एबल टू सी। इट इज़ बिकॉज ऑफ द फिनोमिना ऑफ इलेक्ट्रॉन जंपिंग थ्रू द एनर्जी स्टेट्स। और केमिकल बॉन्डिंग में इट इज़ गोइंग टू हेल्प यू इन द केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है। और एक इसका एंटी पार्टिकल होता है इलेक्ट्रॉन का, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है ना, इसका पॉजिटिव जो होता है एंटी पार्टिकल विच इज़ कॉल्ड अ प्रोटॉन, और इसको इलेक्ट्रॉन एट ए हाई एनर्जी इट इज़ कॉल्ड बीटा। सो ये हमारा जो हम लोग आगे देखेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स, उसके अंदर इट इज़ लाइक द बीटा एमिशन जो होता है, that is we are going to see beta particle emission there, ठीक है। so beta particle क्या होता है, इसका हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को बीटा पार्टिकल बोलते हैं, ठीक है। हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बीटा पार्टिकल बोलते हैं। नाउ द डिस्कवरी ऑफ पोलोनियम एंड रेडियम हैज़ बीन डन बाय मैडम क्यूरी, सो इट प्रूव द एग्जिस्टेंस ऑफ रेडियो एक्टिविटी विद द डिस्कवरी ऑफ दिस पोलोनियम एंड रेडियम। इससे पहले दिस न्यू प्रॉपर्टी वॉज नेवर बीन नोन टू द मैटर, ठीक है, कि न्यूक्लियर प्रॉपर्टी भी कुछ होती है, वी नो द केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, बट दिस न्यूक्लियर प्रॉपर्टी वाज फर्स्ट डेवलप विद द डिस्कवरी ऑफ दिस पोलोनियम एंड रेडियम, एंड द मैडम क्यूरी हैज़ द ओनली लेडी विच हैज़ गॉट द Nobel Prize in Physics and Chemistry, ठीक है। she has got a Nobel Prize in Chemistry here। और फिर यहाँ पे एक्सरेज हमने देखी थी इन आर दिस थिंग, सो दिस इज़ आर एक्सरे विच वी यूज़ इट, विच इज़ हाईली आयनाइज करता है इसको, बट वी टैप दिस व्हेन वी यूटिलाइज इन आर मेडिकल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज एंड ऑल, ठीक है। एक्सरेज हम लोग इसमें यूज़ करते हैं, बट एक्सरेज हम लोग देखेंगे और डिटेल में। और अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स मेरी ये वाली रेडियो वेव्स होती हैं जो मेरी इस वाले लेवल पे आती हैं, दिस वाले लेवल पे जो मेरी रेडियो वेव्स आएंगी, जिसके अंदर मेरा 5G कम्युनिकेशन होता है, 6G कम्युनिकेशन होता है, और मेरा सैटेलाइट कम्युनिकेशन होता है, दैट हैपन्स इन माय अल्ट्रा शॉर्ट रेडियो वेव्स। सो इट वाज डिस्कवर्ड बाय J.C. Bose। ये लेटर ऑन इट डिस्कवर्ड बिफोर द मार्कोनी हम लोग पढ़ते हैं कि उन्होंने डिस्कवर करी थी, बट इट वॉज डिस्कवर्ड बाय J.C. Bose 2 years before than Marconi, and it has been used in communication, satellite communication, and जो हम 5G यूज़ करते हैं, that's where the ultra short radio waves has been used, ठीक है। और अब हम रह गया ये फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हमने ऑलरेडी लास्ट लेक्चर में देखा था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है कि जब लाइट मेटल पे पड़ती है, इट इजेक्ट द इलेक्ट्रॉन। क्लासिकल थ्योरिसिस्ट कहते थे कि लाइट वेव मोर इंटेंसिटी मोर एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन निकलेगा, अच्छी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से, ठीक है। और लेस इंटेंसिटी मीन्स इनफ टाइम के बाद वो इवेंचुअली निकलना शुरू करेगा। इसका मतलब होता था कि वो एनर्जी, हर एक फोटोन की एनर्जी गेन करके, जब तक वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी नहीं पहुंच जाती, इजेक्शन की एनर्जी, तब तक वो एनर्जी, फोटोन की एनर्जी गेन होता रहेगा। एक बार पहुंच गई एनर्जी, देन इट विल टेक टाइम एंड इट विल इवेंचुअली इजेक्ट। बट एक्सपेरिमेंट से पता लगा नो, इट इज़ नॉट द केस। एक्सपेरिमेंट से पता लगा इलेक्ट्रॉन जो इंस्टेंटली विदाउट एनी डिले इजेक्ट हो जाता है, और जो इजेक्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड करता है, हर एक फोटोन की फ्रीक्वेंसी के ऊपर। ये नहीं है कि आपकी फोटोन की फ्रीक्वेंसी 1 है और इजेक्शन फ्रीक्वेंसी, आपको इलेक्ट्रॉन इजेक्शन के लिए आपको फ्रीक्वेंसी चाहिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आपकी फोटोन की है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ऐसा नहीं है कि 1 1 1 1 10 फोटोन मिलके एक ये इलेक्ट्रॉन निकाल देंगे, इट इज़ नॉट लाइक दैट। 1 फोटोन 1 इलेक्ट्रॉन चलता है यहाँ पे, ठीक है। 1 फोटोन विल टेक आउट 1 इलेक्ट्रॉन, और इसकी जो एनर्जी होनी चाहिए 1 फोटोन की 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होनी चाहिए, तभी वो एक फोटोन को निकाल पाएगा। नहीं तो आप जितनी मर्जी इंटेंसिटी की लाइट देते रहेंगे, वो फोटोन को नहीं निकाल पाएगा। हाई इंटेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ फोटोन्स बहुत ज़्यादा है उसमें, ठीक है।
उस फोटोन की एनर्जी के ऊपर डिपेंड करता है कि कितने आपके इलेक्ट्रॉन, अगर इलेक्ट्रॉन निकाल भी पाएगा नहीं निकाल पाएगा, ठीक है। अगर मेरा नंबर ऑफ फोटोन्स का पर्पस होता है एक बार इजेक्शन स्टार्ट हो जाए, उसके बाद अगर मिनिमम फोटोन की एनर्जी इतनी है कि इजेक्शन स्टार्ट कर गया, आप इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकलते रहेंगे ज़्यादा, ठीक है, उसका करंट बढ़ता जाएगा। बट निकालने के लिए इट इज़ योर photonic energy, it is single photon की energy, that is the frequency, depends on the frequency not on the intensity, ठीक है। kinetic energies depend on the frequency not on the intensity, that's been proved by experiment। so it shows कि light is photon, लाइट फोटोन उसकी एनर्जी कितनी होती है, इज इक्वल टू एच न्यू, दैट इज अ सिंगल फोटोन की जो एनर्जी होती है इज इक्वल टू एच न्यू। सो दैट लेड टू द डेवलपमेंट ऑफ क्वांटम फिजिक्स, ठीक है। सो हेयर मोर इंटेंसिटी इट विल ओनली इंक्रीज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नॉट द एनर्जी, ठीक है। एनर्जी इट इज द इंडिविजुअल फोटोन की एनर्जी डिपेंड्स ऑन द फ्रिक्वेंसी नॉट ऑन द इंटेंसिटी, ठीक है। सो दैट इज फॉर द फोटो इलेक्ट्रिक लाइट इट्स बीन प्रेजेंट। फिर स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी होती है। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट, अराउंड द स्पीड ऑफ लाइट पे जब कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा होता है एट दैट स्पीड ऑफ लाइट इफ़ वी आर ऑब्जर्विंग, तो वहाँ पे फिनोमेना का ऑब्जर्वेशन अलग हो जाता है। सपोज दिस इज द रॉड ऑफ द लेंथ एंड इट इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट, तो क्या होगी ना, हम ये लेंथ की जो होगी लेंथ कॉन्ट्रैक्ट कर जाएगी। सपोज अभी ये इसकी ये लेंथ है, सो एट अ स्पीड ऑफ लाइट इट विल बी लेंथ कॉन्ट्रैक्टेड, ये छोटी लेंथ की हो जाएगी। सो स्पीड ऑफ सो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी सेट के द लेंथ विल गेट कॉन्ट्रैक्ट, द टाइम इज गोइंग टू गेट इंक्रीज, ठीक है। इफ यू आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट फॉर यू द टाइम इज स्लो, ठीक है, आपका टाइम डायलेट हो जाएगा इफ यू आर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट। दैट यू हैव सीन दैट एनालॉजी ना, कि दो ब्रदर होते हैं, एक स्पेस में चला जाता है, अगर वो वापस आता है तो वो यंगर होता है, जो अर्थ पे रह रहा होता है वो ज़्यादा एज का हो जाता है। इट इज़ बिकॉज कि जो स्पेस में गया हुआ है ही इज़ मूविंग एट अ स्पीड ऑफ लाइट, तो उसके लिए टाइम बहुत स्लो हो जाता है, ठीक है। सो दैट इज़ व्हाट द टाइम डायलेशन। लेंथ कॉन्ट्रैक्शन मीन्स whenever I am having the this length is moving at a speed of light, so it is like length will get contracted, length contract कर जाएगी, ठीक है। थर्ड थिंग इज कि स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी brings up the relationship between energy and mass is equal to mc square, and another thing is nothing moves faster than light, ठीक है, nothing move faster than light। और इसके अंदर दो पॉस्टुलेट हो गए, दो एक्सियम जो हैं वो हमने ऑलरेडी देखा था, एक्सियम और हाइपोथेसिस में दो, टू एक्सप्लेन दिस स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी टू अनसेट ट्रूथ है और पॉस्टुलेट इज के लॉ ऑफ फिजिक्स सारे इनर्शियल फ्रेम के लिए सेम रहता है, सारे जितने भी लॉज ऑफ फिजिक्स हैं इनर्शियल फ्रेम के लिए सेम रहेंगे, और स्पीड ऑफ लाइट इज कॉन्स्टेंट इन वैक्यूम। सो दीज टू आर द postulate to prove this कि टाइम डायलेट करता है, लेंथ कॉन्ट्रैक्ट करती है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर एंड नथिंग कैन मूव फास्टर देन लाइट। दिस इज व्हाट्स इट्स बीन टोल्ड बाय स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, ठीक है। वेन एवर यू आर ऑब्जर्विंग द ऑब्जेक्ट और स्टडिंग द ऑब्जेक्ट एट अ स्पीड ऑफ लाइट, देन यू हैव टू अप्लाई, यू कैन नॉट अप्लाई द न्यूटन्स लॉ, यू हैव टू अप्लाई द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, राइट। ओके, अभी भी काफ़ी रह गया यार, चलो फास्ट करते हैं थोड़ा। अब फिर देखते हैं कॉस्मिक रेडिएशन। कॉस्मिक रेडिएशन क्या बताता है मेरा? सो कॉस्मिक रेडिएशन टेल्स यू के हाउ हाई इज़ द एनर्जी पार्टिकल moving in the outer cosmic radiation means ke it is a particles which is coming from the outer space, it is not the particle going from the earth, it is coming from the outer space। earlier जो हमें लगता था कि only the particles are there in the atmosphere coming from the earth only, but later on it was found out कि it is coming from the outer space and these are the high energy particle coming from the outer space और through the sun। और ये जो होता है इसके अंदर याद रखने वाली चीज़ 90% प्रोटॉन होता है और 9% इसमें अल्फा पार्टिकल होते हैं, तो इसमें मेजरली जो कंट्रीब्यूशन होता है डेट इज़ फ्रॉम द प्रोटॉन, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक आर.ए. मिलिकन ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उससे डिस्कवरी हुई थी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज की, तो इन्होंने ये देखा था कि जितना भी चार्ज होता है मेरा, जो भी चार्ज होगा दैट इज़ उसमें जो चार्ज होगा दैट इज़ n इंटू ई होगा, और यहाँ पे n इज़ माई इंटीजर, ठीक है। कोई भी बॉडी पे चार्ज होगा दैट इज़ इन द मल्टीपल ऑफ इंटीजर n इंटू ई क्या था 1.6 इंटू 10⁻⁻19। सो इन्होंने चार्ज को प्रूव किया था कि चार्ज इज़ क्वान्टिफाइड, कोई भी चार्ज होगा दैट इज़ ऑफ द मल्टीपल ऑफ ई, सो चार्ज इज क्वान्टिफाइड, ठीक है। दैट इज़ 1 ही आएगा, 2 ही आएगा, 3 ही आएगा। सो चार्ज बॉडी के ऊपर चार्ज इस तरीके से आएंगे, इट विल नॉट बी 1.5 ई 2.5 ई, इट विल नॉट बी लाइक दैट। सो चार्ज इज क्वान्टिफाइड, दैट्स बीन प्रूव्ड बाय आर.ए. मिलिकन। रदरफोर्ड हैज़ गिवन द न्यूक्लियर मॉडल में वही एक्सपेरिमेंट किया था, कोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। उन्होंने बोला था मोस्टली एटम खाली होता है, बस एक डेंस न्यूक्लियस होता है और इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड इट, बट इसमें प्रॉब्लम क्या हुई थी, इट विल नॉट गिव द स्टेबिलिटी ऑफ एटम, बिकॉज इलेक्ट्रॉन क्या है, इट्स अ चार्ज पार्टिकल विच इज़ रिवॉल्विंग, तो जिसकी वजह से एनर्जी इट इज़ कीप ऑन रेडिएटिंग द एनर्जी बिकॉज इट इज़ एक्सेलरेटिंग, सो इट इज़ रेडिएटिंग द एनर्जी, और बिकॉज सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटिंग मोशन, सो इट विल कीप ऑन रेडिएटिंग द एनर्जी, जिसकी वजह से इट शुड स्पाइरल डाउन इनटू द
into the nucleus, but this model could not able to explain it, ठीक है, and it will not clearly explain the atomic spectra because as per the spectra मतलब कि आपको separate lines दिख रही हैं, ठीक है, यहाँ पे कोई और कलर की लाइन, यहाँ पे कोई और कलर की लाइन बिल्कुल separate दिख रही हैं, बट ये as per the nuclear model there is no discrete lines but the atomic spectra is continuous as per the nuclear model. So these two things it could not able to explain कि stability of the nucleus and there is a discrete एटॉमिक स्पेक्ट्रा मीन्स जो लाइंस है वो सेपरेट है मेरी बिल्कुल, ठीक है, यहाँ पे रेड कलर बिल्कुल सेपरेट दिख रहा है मेरा, सपोज मेरा वायलेट कलर यहाँ पे बिल्कुल सेपरेट दिख रहा है, बट कंटिन्यूस उसमें क्या होता था, मेरा न्यूक्लियर मॉडल अगर मेरा कंटिन्यूस है तो उसके अंदर मेरा रेड मर्ज होके बिल्कुल येलो के साथ हो रहा है, येलो मर्ज होके मेरा रेड के साथ हो रहा है, सो लाइक दैट इट्स अ कंटिन्यूस फ्लो ऑफ कलर, ठीक है, वो ऐसे नहीं होता था. सो दैट इज़ व्हाट द इट कुड नॉट एबल टू एक्सप्लेन द डिस्क्रीट एटॉमिक स्पेक्ट्रा. फिर इनलास्टिक स्कैटरिंग ऑफ लाइट, फिर उसके बाद हमारा आया क्वांटम मॉडल जो कि मॉडिफाई किया था बोर ने. उन्होंने कहा था कि मेरा जो एनर्जी होती है, सर्कुलर ऑर्बिट्स होते हैं वो क्वांटिफाइड होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन विल नॉट मूव, अपने ऑर्बिट में घूमता रहेगा, इट विल नॉट कम डाउन और गो हाई विदाउट गेटिंग द पर्टिकुलर सेट ऑफ एनर्जी ओनली, ठीक है, अगर 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए तो 2 ही चाहिए, 2.2 दोगे तो वो ट्रांजिशन नहीं करेगा, ठीक है, तो दैट शोज के द सर्कुलर ऑर्बिट्स आर क्वांटाइज्ड, ठीक है, दैट इज़ व्हाट ही इज़ गिवन. बट उसमें भी प्रॉब्लम आई थी, इट इज़ ओनली फॉर ए हाइड्रोजन एटम, इट इज़ नॉट गोइंग टू, इट कुड नॉट एक्सप्लेन द मल्टी इलेक्ट्रॉन एंड इट इग्नोर्स द वेव नेचर and it violates the Heisenberg uncertainty principle. So that is what the problems with the quantum model which has been present by the Bohr. इनलास्टिक स्कैटरिंग क्या होती है ना, कि जब भी मेरी जैसे मेरे एटमॉस्फेयर में मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके ऊपर जब लाइट पड़ती है तो मैक्सिमम क्या होती है ना, राइट रिलिंग स्कैटरिंग के थ्रू जितनी मेरी लैम्डा की लाइट आई है उतनी लैम्डा से निकल जाती है. बट क्या होता है मेरा कई में क्या होता है ना, ये जो पार्टिकल, ये जो मेरी लाइट है, ये जो फोटोन है, ये कुछ एक एनर्जी जो है ट्रांसफ़र कर देता है मॉलिक्यूल को, जो मॉलिक्यूल की इंटरनल एनर्जी बढ़ जाती है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल की, ठीक है, इंटरनल एनर्जी बढ़ जाएगी मॉलिक्यूल की, तो यहाँ पे इसकी एनर्जी कम हो जाएगी, जो स्कैटर होगा फोटोन, ठीक है, इसकी एनर्जी कम हो जाएगी. एनर्जी कम का मतलब लैम्डा बढ़ जाएगा. हमने देखा था ना, एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा. तो रमन स्कैटरिंग में ये दिखाया था कि इनलास्टिक स्कैटरिंग मीन्स के ये जो फोटोन है ये कुछ एनर्जी ट्रांसफर कर देगा इसमें. नाउ इट्स लैम्डा इज गोइंग टू इंक्रीज, ठीक है, लैम्डा इंक्रीज हो जाएगा. सो दैट इज़ व्हाट द रमन, that is the C.V. Raman, for which he has got the Nobel Prize. That is what the inelastic scattering of light in him. Then the de Broglie, the wave nature of the matter that we have seen, कि every moving particle, जो भी particle है हमारा, चाहे इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो, they also have the wave nature, ठीक है, उसका भी wave nature होता है. So wave nature उसका जो लैम्डा दिया जाता है, दैट इज़ नथिंग बट h डिवाइडेड बाय p, ठीक है, प्लैंक्स कांस्टेंट डिवाइडेड बाय मोमेंटम, ठीक है. और बिकॉज द मैक्रो ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बड़े बड़े ऑब्जेक्ट होते हैं, उनकी जो मोमेंटम होती है कम होती है, ठीक है, जिसकी वजह से बिकॉज ये h की वैल्यू बहुत छोटी होती है, 6.634 इंटू 10⁻⁻34 होती है, तो ठीक है, p की वैल्यू अगर छोटी होगी मैक्रो ऑब्जेक्ट्स की, कितनी मैक्सिमम होगी, m/v करेंगे, कोई ज़्यादा नहीं आती. तो यहाँ पे क्या होता है ना, लैम्डा बहुत बहुत छोटा आता है, ठीक है, लैम्डा की वैल्यू इतनी छोटी आती है कि वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, इसलिए मैक्रो ऑब्जेक्ट्स में हम लोग वेव नेचर को नेग्लेक्ट करके चलते हैं. और ये कैसे प्रूव हुआ था, इट्स बीन लेटर ऑन प्रूव बाय डेविसन जर्मर. उसने इलेक्ट्रॉन का डिफ्रेक्शन दिखाया था कि इलेक्ट्रॉन ऑल्सो हैज़ अ वेव नेचर. सो दैट इज बीन डन बाय द डेविसन जर्मर, ठीक है. नेक्स्ट देखते हैं. नेक्स्ट है मेरा थर्मल आयनाइजेशन. Thermal ionization by Saha, M.N. Saha. So what he has done, he has shown the ionization of the atoms by thermal energy, ठीक है, ionization of the atoms by thermal energy. It's been shown by him and it shows के at what given temperature how many atoms, इस जो साहा की इक्वेशन इन्होंने दी थी, M.N. साहा जी ने, कि at a given temperature how many atoms in a gas will get ionized. So with this Saha equation we could able to find out, that helps in finding the spectral lines of stars. So इसका significance क्या था, to find the spectral lines of stars, ठीक है. So I think it's already 1 hour plus, अभी थोड़ा और है. So यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया. ऐसा करते हैं ना हम लोग, ये थोड़ा क्वांटम स्टैटिस्टिक्स वाला यहाँ तक देख लिया ना, तो ये वाला पोर्शन हम यहाँ के बाद से ये सारा हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करते हैं, ठीक है. या थर्मल आयनाइजेशन से फिर दोबारा देख लेंगे. सो ये हमारा रहेगा थर्मल आयनाइजेशन, थोड़ा बहुत क्वांटम स्टैटिस्टिक्स देखेंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम लग जाएगा.
सो दिस थिंग वी आर गोइंग टू सी इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ये थोड़ा इट विल टेक अनदर हाफ एन आवर टू फिनिश इट अप, तो विल कवर अप इन नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो आज हमने विल सी कि आज हमने एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स देख लिया। वी हैव सीन व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाइपोथेसिस एंड एक्सियम, एंड वी हैव सीन द रिलेशनशिप बिटवीन फिजिक्स, टेक एंड सोसाइटी। और मेजर कंट्रीब्यूशन में वी हैव कवर्ड अप मेजर कंट्रीब्यूशन अप टू, वी हैव सीन ऑल दोस मेजर कंट्रीब्यूशन, ये पूरे देख लिए। वी हैव कवर्ड अप द मेजर कंट्रीब्यूशन अप टू थर्मल आयनाइजेशन, यहाँ तक देख लिया, ठीक है। अब हम ये क्वांटम स्टैटिस्टिक्स, एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, ये सारे वी आर गोइंग टू सी इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं, ओके। सो I'll meet you up in the next lecture, so NCERT series ke, so till then, okay, all right, thank you.